तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जो है वो पॉलिटी की जो क्लास हमने स्टार्ट की हुई है उसका पार्ट सेकंड हम जो आपके लिए लेकर आए हैं। 51 क्वेश्चन से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोला जाता है, उसमें जो कौन सा जो शब्द है जो यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से जो मुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका संप्रभुता। यानी कि संप्रभु शब्द से आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का जो है डोमिनियन है। भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भी हिस्से पर से जो है दावा छोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में जो राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। अरे कुछ नहीं करे टीवी तो आए थे उस पर क्या कभी आज ही पहला तो आ रहे थे बच्चे से उस पर बच्चे आ रहे थे बग्गे तो ये आए थे क्या मंगा जी। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर बंधुता। बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व के तहत दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। जो पहला है वो है व्यक्ति का सम्मान, जो दूसरा है वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों में जो है राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक एवं सीमाई आयाम जो है सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या होगा। यानी कि सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा, इस तरह से आपसे वो क्रम बताने हैं। तो सबसे पहले आता है न्याय का, फिर स्वतंत्रता का, फिर समता का और फिर आता है यहाँ पर बंधुत्व का। तो ये क्रम आपने जो है याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख जो है इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा आपका संप्रभुता, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतांत्रिक, फिर गणतंत्र, फिर न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और लास्ट में है बंधुता। जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि समता है वो दो प्रकार की है। पहले है प्रतिष्ठा और अवसर। जो न्याय है वो तीन प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फैक्ट्स की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी आपसे पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से याद कर लेना है। और जो प्रस्तावना है, यानी कि जो प्रस्तावना में जो है वो स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की हैं। पहला है विचार, फिर अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आशयों को जो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित जो किया गया था और जिसके तहत इसमें जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष और जो तीसरा है वो है अखंडता। ये तीनों जो इसमें सम्मिलित किए गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। समाजवादी भी है, ठीक है, लोकतांत्रिक भी है, पंथ निरपेक्ष भी, लेकिन संघवाद नहीं है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। तो वो है आपकी संविधान की प्रस्तावना। भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए एवं पेश किए गए तथा संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के परिचय या भूमि को कहते हैं, जिसमें संविधान का सार होता है। N.A. पालकीवाला ने क्या किया था, प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र भी उसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर धार्मिक न्याय, यानी कि धार्मिक न्याय का जो कहीं पर भी प्रस्तावना में बात नहीं की गई है।
प्रस्तावना में 3 न्याय की जो बात की गई है। पहला है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो उसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, इसके पश्चात अन्य देशों ने प्रस्तावना को अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत में के जो संविधान है उसमें प्रस्तावना का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद 40। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 34 आपको कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी कि जो सेना कानून लगता है तब इस भाग के द्वारा जो दिए गए अधिकारों पर जो निर्बंधन है। अनुच्छेद 36 कहता है परिभाषा यानी कि राज्यों के नीति के निर्देशक एलिमेंट है जो उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 48 ये कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ये शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 38 यानी कि वो कहता है कि राज्यों के द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। अनुच्छेद 39 यानी कि 39 जो कहता है वो कहता है कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क या फिर 39 ए की बात करें तो इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधि या फिर कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से सुरक्षित है। तो भाग यहाँ पर आपका हो जाएगा 11। तो अब भागों की बात करते हैं। पहला भाग है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है जो कि संघ का नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग 2 में है 5 से 11 अनुच्छेद जो कि नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अधिकार हैं जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है जो कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। भाग 5 जिसमें 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद हैं जो कि संघ सरकार से संबंधित है यानी कि केंद्र की सरकार से। भाग 6 बोलता है हमें इसमें जो अनुच्छेद है वो है 152 से लेकर 237 तक जो कि राज्य सरकार के बारे में बताता है। भाग 10 हमें कहता है 244 लेकर 244 ए जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के से संबंधित है। अनुच्छेद 11 जिसमें आर्टिकल है 245 से 263 जो कि संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 15 जो कि 324 से लेकर 329 तक है जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो ये अनुच्छेद है 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का नाम, नए राज्यों व पुराने राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रफल, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 ये पाकिस्तान को जब प्रज्वलन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 9 यानी कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। नेक्स्ट है कि किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को जो है भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी। तो ये हो जाएगा 1953। ठीक है, 1953 में क्या होता आपका जो है वो
भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था जो कि अक्टूबर 1953 में बना था वो था आंध्र प्रदेश, और यह मद्रास से जो तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करके संगठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनुच्छेद की बात करते हैं भाग 1 की। अनुच्छेद 1 में कहता है कि राज्यों की संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, यानी कि नए राज्य की स्थापना करना, जैसे कि अगर भारत किसी देश पर कब्जा कर लेता है तो जो है उसको भारत में शामिल करना, तो ये अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में है कि जैसे अनुच्छेद 3 में कि नए राज्यों का नाम तथा वर्तमान राज्यों में पुराने राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रफल और उनकी सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि अगर किसी एक राज्य से 2 राज्य बनाने हैं तो इस तरह से उनमें जो परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 है किसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में के तहत जो निर्मित कानून है उनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची तथा पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पहले 3 इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? ठीक है, तो हाँ, यह संविधान के अनुसार हो सकता है जैसे संविधान चाहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का जो है नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया था, तो ये 2006 में किया गया था। यानी कि वर्ष 2006 में जो पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया था। पुडुचेरी को जो है भारतीय संघ में जो है वो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 1972 को डैश संगठन गठन जो किया गया था, तो उसका राइट आंसर है मेघालय को। यानी कि जो मेघालय गठन किया गया था वो 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर का भी 21 जनवरी 1972 का, त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972, गोवा का गठन होता है 30 मई 1887 को जो कि 25वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। तेलंगाना का गठन किया गया था 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली एक क्या है? दिल्ली एक क्या है? तो दिल्ली एक क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कि 1951 में हुआ था, इसके तहत जो है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित जो किया गया था। और वर्ष 1956 में दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ था। दिल्ली का जो प्रशासक है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उप राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 239 AA यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं कि भाग जो आपका 8 है ये केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 239 से 241 हैं। वर्ष 2019 में राज्य जम्मू कश्मीर को जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। पहले उसको जम्मू कश्मीर में, पार्ट 2 उसको लद्दाख में। यानी कि जम्मू और जो कश्मीर है ये पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के किसी एक कानून के द्वारा संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? किसी भी राज्य की सीमा में क्षेत्रफल में परिवर्तन करना। ठीक है, देखो यह नए राज्यों का गठन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन बिल्कुल, सीमा में परिवर्तन बिल्कुल। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, नए राज्यों का गठन बनाए कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश एवं नए राज्यों के गठन की शक्ति से संबंधित। ठीक है, यानी कि नए राज्यों को प्रवेश करना, शामिल करना, ये संबंध आर्टिकल 2 में है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है, तो ये भाग है 2 आपका। ठीक है, भाग 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाग 1 में क्या है कि भारत जो है वो एक संघ है, ठीक है, यानी कि संघ का नाम दिया गया उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 है राज्य के डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। ठीक है, निरंतरता ये अनुच्छेद 10 में है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें सही मिलान करना है। यहाँ पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो इसका जो तरीका है वो हमें बताना है। और भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका क्या है, और मूल अधिकार। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यानी कि पहले का है सी कि नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका क्या है, पंजीकरण कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, नागरिकता को अंत करने का यानी कि वंचित करने पर। मूल अधिकार क्या है, समस्त विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, यानी कि CAB आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के, ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, तो ये क्या है, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था, तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इसमें क्या कहा गया था, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में 11 दिसंबर 2019 को संसद के द्वारा पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में जो है 10 जनवरी 2020 को जो लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या होगा, यदि वह किसी अन्य देश की नागरिकता क्या प्राप्त कर ले। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान जब वो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, बिल्कुल सही। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक, वह किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं। सरकार की आलोचना करता है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। नागरिकता समाप्त होने की 3 दशाएं हैं, जब वो अपनी इच्छा से त्याग दे, ठीक है, बर्खास्त कर दिया जाए, और या फिर वंचित किए जाने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की भारतीय नागरिकता जो है डैश नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, तो इसका मतलब भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 दशाएं हैं, या तो जन्म, भारत में जन्म हो, वंशानुगत हो, पंजीकरण, देशीयकरण, या फिर क्षेत्र समावृष्टि। भारत में जो है वो एकल नागरिकता की बात जो कही गई है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, ये कहता है अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 22 यानी कि गिरफ्तारी के संबंध में कुछ निरोधक में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 11। बात करें, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में कुल जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर कि भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था,
तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 2002 में, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा 21A यानी कि भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार जो निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? कि किसी धर्म विशेष की आवृत्ति हेतु करों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 यानी कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 यानी कि 29 क्या कहता है? कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संबंधी संरक्षण। अनुच्छेद 30 यानी कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेना या फिर अकादमिक जो है वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो अनुच्छेद 18A। अनुच्छेद 18(1) यानी कि राज्य जो सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई अन्य कोई भी उपाधि जो प्रदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(2) यानी कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? 18(3) क्या कहता है? यानी कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के किसी भी पद को दान करते हुए किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) यानी कि किसी राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन किसी भी रूप में उपलब्धि भेंट तथा पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के उपायों से जुड़ा है? तो है अनुच्छेद 32। 28 क्या कहता है? कि किसी विशेष धर्म के लिए यानी कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 30 यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो जो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 यानी कि संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो यह है 300A। अनुच्छेद 258A यानी कि संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। अनुच्छेद 292 भारत सरकार के द्वारा उधार लेने से संबंधित है। अनुच्छेद 300A कानून के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 322 यानी कि लोक सेवा आयोग के खर्चे। नोट आपने करना है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 के या फिर ए में जो विधिक कानून के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो ये भाग 3 है। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद इसमें 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति का अधिकार 14 से 18 तक अनुच्छेद है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो है अनुच्छेद 32।
नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 32 क्या है कि किसी भाग की इस भाग के द्वारा जो दिए गए मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कराने हेतु उपचार। अनुच्छेद 33 यानी कि इस भाग के द्वारा दिए गए अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग के द्वारा दिए गए अधिकारों पर निर्बंधन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या फिर अल्पनीकरण में है वो शून्य होंगे। तो अनुच्छेद 13 है इससे संबंधित। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 226 यानी कि उच्च न्यायालयों को कुछ रीट जारी करने की शक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में जो है धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? अनुच्छेद है 28। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये बाल श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार का निषेध है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मनमाने आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या पूजा में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संबंधी संरक्षण। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित करता है? तो यह है मौलिक अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो बताया है। यह एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। अनुच्छेद 32 का प्रमुख उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी, प्रभावी तथा संक्षेप एवं सुलभ उपचारों की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या फिर कानून के समक्ष संरक्षण की बात करता है? अनुच्छेद 14 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 23 यानी कि बाल श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद 24 यानी कि कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 यानी कि धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 26 यानी कि धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। अनुच्छेद 29 यानी कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक दोनों को, जिनकी अपनी भाषा, बोली, संस्कृति एवं लिपि हो, उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्यों द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है वह सैन्य एवं शैक्षणिक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो इसका राइट जो आंसर है वो है आपका यहाँ पर अनुच्छेद 18(2). नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवा को उनके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने के आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो यह परमादेश। अनुच्छेद 32
के तहत जो है उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी कि रोकना। उत्प्रेक्षण यानी कि सूचना देना। अधिकार परीक्षा यानी कि प्राधिकृत अथवा वारंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रीट जो दी जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 5। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, तो अनुच्छेद 14 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे, तो इसका नेक्स्ट जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है, तो वह है राज्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रीट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास अपने क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निचली अदालत या फिर सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य या फिर पूर्णतः कार्यकारी कर्तव्यों को सही ढंग से करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्नलिखित में से रीट एक उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर परमादेश। परमादेश एक जो नियंत्रण है जिसे न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्य एवं उसे नकारने के संबंध में पूछताछ हो सके। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को अनुच्छेद 32 से संबंधित है, तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है।